आज हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग कहते हैं VBT। ठीक है, इस थ्योरी को दिए थे पॉलिंग और स्लाटर, ये दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। तो इस थ्योरी के पहले हम लोग पढ़े थे ये शेयरिंग का कंसेप्ट। शेयरिंग का कंसेप्ट कौन दिए थे? लुइस दिए थे। लुइस साहब का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ाई किए थे कि भाई केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है, दो आइटम के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है कैसे, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आइटम ए और आइटम बी के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और शेयरिंग होकर के केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़े थे कि आइटम ए और आइटम बी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, यानी बीच में रखेगा भाई, ये पार्टनरशिपिंग है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ए दिया, एक इलेक्ट्रॉन बी दिया, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का किया शेयरिंग और ये केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम रहने के वजह से ही ये नया थ्योरी पढ़ना पड़ रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इस बात का चर्चा करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम था, शेयरिंग का कंसेप्ट में क्या दिक्कत हुआ कि हम लोग को नया कंसेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना पड़ा। तो हम लोग बहुत सारा मॉलिक्यूल देखते हैं जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे हम लोग देखें O2 मॉलिक्यूल, तो O2 में होता है O डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हम लोग अल्कीन एल्काइन पढ़े थे 10th क्लास में, तो उसमें हम लोग अल्कीन का पहला मेंबर पढ़े हैं इथीन। इथीन का फार्मूला क्या होता है? C2H4। इथीन का फार्मूला क्या होता है? C2H4। और ये C2H4 का स्ट्रक्चर लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद हम लोग पढ़े थे अल्काइन। ठीक है, तो अल्काइन का पहला मेंबर होता है इथाइन। इथाइन जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन में एसिटिलीन। क्या कहते हैं? एसिटिलीन, C2H2। इसका स्ट्रक्चर होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यानी इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये हम लोग सिंगल बॉन्ड देखें। तो जहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो यदि हम लोग सोचें कि जो दो बॉन्ड बन रहा है, ये दोनों बॉन्ड कैसे बना होगा, तो दोनों बॉन्ड बना होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, दोनों बॉन्ड बना होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पहला बॉन्ड कैसे बना होगा O2 में? तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन दिया होगा, एक बॉन्ड बना होगा। ठीक है, वैसे सेकंड बॉन्ड कैसे बना होगा? तो सेकंड बॉन्ड में बना होगा एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन दिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन अगला वाला ऑक्सीजन दिया होगा, और ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। इस मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड कैसे बना है? तो एक इलेक्ट्रॉन ये पहला वाला कार्बन दिया है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला कार्बन दिया है। सेकंड बॉन्ड वाला बॉन्ड कैसे बना है? तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला कार्बन दिया है, और इस तरह से दो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन एक ही तरीका से हो रहा है, तो दोनों बॉन्ड का नेचर भी सेम होना चाहिए कि नहीं? जब दोनों बॉन्ड एक ही तरीका से बन रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बन रहा है, तो दोनों बॉन्ड का नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इस तरह के मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके जब इसको पाते हैं, देखते हैं, तो इसमें पता चलता है कि जहाँ भी डबल बॉन्ड मिलता है उसमें एक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और एक बॉन्ड वीक क्यों हो गया? इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड वीक है, एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और ये शेयरिंग का कंसेप्ट तो कहता है लुइस थ्योरी कि दोनों बॉन्ड का नेचर सेम होना चाहिए। तो भाई ये वीक और स्ट्रॉन्ग, एक बॉन्ड वीक हो गया, एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, ऐसा क्यों हो गया? तो ये इसका जवाब लुइस साहब के पास नहीं था। लुइस के थ्योरी में इस कंसेप्ट का जवाब नहीं है। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे दो साइंटिस्ट पॉलिंग और स्लाटर, ये दोनों ने नया कॉन्सेप्ट, नया थ्योरी प्रपोज किया। इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या कहते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में बोलते हैं VBT। क्या बोलते हैं? VBT। ये कहता है कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन शेयरिंग उरिंग होने से नहीं होता है। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो दो आइटम के बीच में ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से, आइटम ए का और आइटम बी का ऑर्बिटल क्या करता है? एक दूसरा से ओवरलैप करता है, और ये ओवरलैप करके केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से,
ठीक है। ये मान लिया आइटम ए है, आइटम बी है, ये इसका ऑर्बिटल है, ये इसका ऑर्बिटल है, तो दोनों ऑर्बिटल क्या करेगा, ऐसे ओवरलैप कर जाएगा और ओवरलैप करके केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यही पहला पॉइंट हमारा कहता है ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू आइटम्स। दो आइटम का एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेगा, एक दूसरा से ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करके केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ पहला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि ओनली प्रॉपरली ओरिएंटेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप्ड। कौन सा ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, ऑर्बिटल जैसे तैसे रहेगा तो ओवरलैपिंग हो जाएगा, नहीं होगा। ऑर्बिटल का स्पेस में जब एक खास तरह का ओरिएंटेशन होगा तभी ओवरलैपिंग होगा, बाकी केस में ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो कौन कौन केस में ओवरलैपिंग होगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और ये इसके पहले ऐसा कीजिए कि इसको आप लोग लिख लीजिए और हम थोड़ा हट जाते हैं। इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, तो कहता है कि ये ओनली प्रॉपरली ओरिएंटेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप्ड। तो समझने के लिए स्पेस खाली करने के लिए इसको हम लोग हटा देते हैं और हटा करके इसको पढ़ते हैं। तो ये पॉइंट बताता है कि स्पेस में ऑर्बिटल का खास तरह का ओरिएंटेशन होगा तो ओवरलैपिंग होगा। किस किस केस में होगा ओवरलैपिंग भाई, तो जब दोनों ऑर्बिटल क्या हो, लीनियर हो, एक ही लाइन के लॉन्ग में जब ऑर्बिटल रहेगा तब ओवरलैपिंग होगा, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, एक ऑर्बिटल ऐसे रहे और एक ऑर्बिटल ऐसे रहे, परपेंडिकुलर रहे, तो क्या ओवरलैपिंग होगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये उस तरह का जैसा ओवरलैपिंग के लिए ओरिएंटेशन होना चाहिए उस तरह का ओरिएंटेशन यहाँ पे नहीं है, तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगा। ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, ये आइटम एक ऑर्बिटल है, ये आइटम बी का ऑर्बिटल है। ठीक है, एक ऑर्बिटल और बी का ऑर्बिटल। यहाँ क्या है, ऑर्बिटल दोनों पैरेलल है। यहाँ क्या था, परपेंडिकुलर था, एक ऐसे था एक ऐसे था। तो जब दोनों पैरेलल रहेगा तो क्या ओवरलैपिंग होगा, तो पैरेलल में ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, पैरेलल में ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, एक ऑर्बिटल ऐसे हो और एक ऑर्बिटल ऐसे तिरछा है, तो क्या इस केस के बीच में ओवरलैपिंग होगा, नहीं होगा। एक ऑर्बिटल ऐसे है, एक ऑर्बिटल ऐसे आ जाए, क्या इस केस के बीच में ओवरलैपिंग होगा, नहीं होगा। तो क्या हम लोग देखें कि दो ही तरह के ओरिएंटेशन में ओवरलैपिंग होगा और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। वो ओरिएंटेशन कौन कौन सा है, एक लीनियर और दूसरा पैरेलल। एक लीनियर में ओवरलैपिंग होगा और दूसरा जब ऑर्बिटल दोनों पैरेलल रहेगा, आइटम ए का ऑर्बिटल आइटम बी का ऑर्बिटल दोनों क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, तभी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बाकी किसी भी केस में ओवरलैपिंग नहीं होगा। ये बात सेकंड वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो एक लीनियर में होगा और एक पैरेलल में होगा, बाकी किसी केस में ओवरलैपिंग नहीं होगा। अगला पॉइंट कहता है कि ईच पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट कंटेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। जितना भी ओवरलैप करके बाउंड बनाने वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है, सबके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और सबका स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। स्पिन सेम रहेगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग जो पॉइंट नंबर 3 है इसको समझते हैं। इस पॉइंट का कहना है कि आइटम ए और आइटम बी का ऑर्बिटल तभी ओवरलैप करेगा जब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो और दोनों का स्पिन क्या हो, अपोजिट हो, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, आइटम ए का ऑर्बिटल और आइटम बी का ऑर्बिटल, ये आइटम ए का ऑर्बिटल है, ये आइटम बी का ऑर्बिटल है। ठीक है, आइटम ए और आइटम बी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास इलेक्ट्रॉन, दोनों का स्पिन सेम है तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। ठीक है, आइटम ए का ऑर्बिटल और आइटम बी का ऑर्बिटल, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या ओवरलैपिंग होगा, नहीं होगा। आइटम ए का ऑर्बिटल और आइटम बी का ऑर्बिटल है, यहाँ भी ये भी लिख देते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा, नहीं होगा। ठीक है,
ये हम लोग देखते हैं आइटम ए का ऑर्बिटल या आइटम बी का ऑर्बिटल, ठीक है। ए और बी, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, केमिकल बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो और एक के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस तरह से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम लोग क्या पढ़े थे कि आइटम ए और आइटम बी के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है? ए। बी उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, दोनों ए इलेक्ट्रॉन दे करके केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये तो हम लोग पढ़े थे। तो ये इसी को यदि ओवरलैपिंग में बदलें तो आइटम ए और आइटम बी का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, बी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ओवरलैपिंग होकर के बनना चाहिए, जिसको हम लोग कहते थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि इस तरह से बॉन्ड नहीं बनता है। तो भाई बॉन्ड बनता कैसे है? बॉन्ड बनता कैसे है? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो होता क्या है कि पहले आइटम ए अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। आइटम ए क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, एक बी को दे दिया। तो जब ए अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया और दोनों का स्पिन अपोजिट भी है। अब इसके बीच ओवरलैपिंग होगा और ये केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा? ये केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट कहता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो ओवरलैपिंग से ही बनता है, वो नॉर्मल बॉन्ड है, वो कोई स्पेशल बॉन्ड नहीं है, उसको एरो से लिखने का आवश्यकता नहीं है। इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग नॉर्मल बॉन्ड से ही लिखते हैं, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है इस पर पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लिया है इस पर हम लोग नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन जो देता है उस पर हम लोग क्या लिखते हैं? पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लिया उस पर हम लोग क्या लिखते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखने का ये ओल्ड कंसेप्ट है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखने का ये न्यू कंसेप्ट है। ये पुराना कंसेप्ट हो गया, ये न्यू कंसेप्ट। इस पर हम लोग कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स देखते हैं, इतना आप लोग ठीक है लिख लीजिएगा। और एग्जाम्पल्स में देखते हैं, जैसे हम लोग मॉलिक्यूल देखते हैं O3, तो O3 का स्ट्रक्चर होता है O डबल बॉन्ड O, इसके पास इलेक्ट्रॉन, और एक ऑक्सीजन को ये वाला ऑक्सीजन दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये ओल्ड इसका स्ट्रक्चर है। न्यू में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं न्यू में O डबल बॉन्ड O, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको हम लोग एरो नहीं नॉर्मल बॉन्ड से लिखेंगे। लेकिन ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया है, इस पे पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे। ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो इस पे हम लोग नेगेटिव साइन लिखेंगे। ओजोन का स्ट्रक्चर न्यू में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया? नया स्ट्रक्चर हो गया, न्यू स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग HNO3 का। HNO3 का हम लोग का स्ट्रक्चर क्या लिखते हैं? ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार लिखते हैं HON डबल बॉन्ड O, एक इसके पास लोन पेयर रहता है, इसे क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया नाइट्रिक एसिड का ओल्ड स्ट्रक्चर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से लिखे, कंसेप्ट से लिखे हैं। नया हम क्या लिखेंगे? HON डबल बॉन्ड O, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या करेंगे? नॉर्मल बॉन्ड से लिखेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन दिया है इस पे प्लस चार्ज लिखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लिया है इस पे माइनस चार्ज लिखेंगे। आप लोग जब केमिस्ट्री का बुक पढ़े होंगे तो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा लिखा हुआ भी मिला होगा और नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा लिखा हुआ भी मिला होगा। कभी कभी मन में सवाल आता होगा कि कौन सही है भाई? तो कौन सही है? दोनों सही है। ये ओल्ड कंसेप्ट के अनुसार सही है, ये
न्यू कॉन्सेप्ट का अनुसार सही है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है, कहता है कि हायर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बाउंड। हायर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बाउंड। ओवरलैपिंग का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही बाउंड स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे आइटम और ए और आइटम बी का ऑर्बिटल ओवरलैप किया और ओवरलैपिंग इतना हुआ तो ओवरलैपिंग कम है तो ये बाउंड वीक बनेगा। ओवरलैपिंग इतना हुआ तो ये बाउंड स्ट्रॉन्ग होगा। ओवरलैपिंग इतना हो गया तो ये वाला बाउंड क्या होगा, और स्ट्रॉन्ग होगा। तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट परसेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही बाउंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। द हायर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बाउंड। ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही बाउंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगला पॉइंट कहता है कि लार्जर द साइज ऑफ ऑर्बिटल लॉन्गर विल बी द बाउंड। ऑर्बिटल का साइज जितना बड़ा होगा बाउंड उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। आइटम ए और ये आइटम के बीच बी के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है और ये ऑर्बिटल का साइज छोटा है। तो जब ऑर्बिटल का साइज छोटा है तो जो बाउंड भी बनेगा क्या होगा, छोटा बनेगा। ठीक है, आइटम ए और बी के बीच का बाउंड का लंबाई छोटा होगा, स्मॉल होगा। आइटम ए का ऑर्बिटल का साइज बड़ा, आइटम बी के का जो ऑर्बिटल है, ठीक है, इसका भी साइज क्या होगा, बड़ा। ठीक है, तो जो इसके बीच ओवरलैपिंग से बाउंड बनेगा इसका भी बाउंड का लंबाई क्या होगा, बड़ा होगा। बाउंड का लंबाई क्या होगा, बड़ा। इसके बीच में बाउंड बनेगा, इसका लंबाई बड़ा। यानी ऑर्बिटल का साइज छोटा है तो बाउंड छोटा बनेगा, ऑर्बिटल का साइज बड़ा है तो बाउंड बड़ा बनेगा, लॉन्गर बनेगा। अगला कह रहा है कि बाउंड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाउंड लेंथ। बाउंड का जो मजबूती है, ठीक है, कौन बाउंड स्ट्रांग होगा कौन बाउंड वीक होगा। ठीक है, ये पता चलेगा कि भाई बाउंड का लेंथ क्या है। जो बाउंड जितना लंबा होगा, जो बाउंड लॉन्ग होगा बाउंड वीक होगा, और जो बाउंड शॉर्ट होगा वो स्ट्रांग होगा। छोटा बाउंड स्ट्रांग बाउंड होगा, जो बाउंड बड़ा होगा ये क्या होगा, वीक बाउंड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़े वैलेंस बाउंड थ्योरी। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा बाउंड एंड पाई बाउंड। क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा बाउंड एंड पाई बाउंड। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा बाउंड के बारे में। सिग्मा बाउंड के बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिग्मा बाउंड। तो सिग्मा बाउंड क्या होता है, सिग्मा बाउंड बनता है लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। जो लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से केमिकल बाउंड का फॉर्मेशन होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिग्मा बाउंड। ठीक है, तो सिग्मा बाउंड किसको कहेंगे, सिग्मा बाउंड। ठीक है, तो कहेंगे सिग्मा बाउंड is formed by linear or axial overlapping of atomic orbitals। कैसे बनेगा सिग्मा बाउंड, सिग्मा बाउंड बनता है लीनियर या एक्सियल, एक ही लाइन के लॉन्ग या एक ही एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, सिग्मा बाउंड बनेगा। तो आइटम ए का ऑर्बिटल और आइटम बी का ऑर्बिटल। ठीक है, आइटम ए का ऑर्बिटल है, आइटम बी का ऑर्बिटल है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। तो हम लोग पढ़िए लिए, दोनों क्या है, एक ही लाइन के लॉन्ग है। ठीक है, तो इस केस के बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा और ये ओवरलैपिंग होकर के केमिकल बाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ जो बनेगा बाउंड ए और बी के बीच में, इस बाउंड को क्या कहेंगे, सिग्मा बाउंड। क्या कहेंगे, सिग्मा बाउंड। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे पाई बाउंड। पाई बाउंड को लिखते हैं, ये ऐसे भी लिखते हैं पाई बाउंड। पाई बाउंड कैसे बनता है, तो पाई बाउंड is formed by parallel
और लैटरल, और इसको साइड वाइज भी कहते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब एटम ए और एटम बी ऑर्बिटल कैसा होगा, पैरेलल, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों का स्पिन अपोजिट। क्या होगा, इसके बीच में ओवरलैपिंग होगा, और जो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड। क्या कहेंगे इसको हम लोग, पाई बॉन्ड। एटम ए और एटम बी का ऑर्बिटल की ओवरलैप, यहाँ जो बना बॉन्ड, ठीक है, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पहले हम लोग पढ़े, एक सिग्मा बॉन्ड पढ़े, दूसरा पाई बॉन्ड पढ़े। सिग्मा बॉन्ड में क्या पढ़े, लीनियर ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा। जो पैरेलल ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, ये तो बड़ा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो लीनियर ओवरलैपिंग से जब बनेगा बॉन्ड, तो इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, और जब पैरेलल ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, तो इसमें क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा। हम लोग किसी का हाथ पकड़े ऐसे, तो ये पकड़ मजबूत होगा नहीं, ये वाला पकड़ क्या होगा, वीक होगा। किसी का हम लोग हाथ पकड़े ऐसे, तो ये वाला पकड़ क्या होगा, मजबूत होगा। इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और चूंकि पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, इसलिए पाई बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि भाई जो सिग्मा बॉन्ड होगा, ये स्ट्रांग बॉन्ड बने होगा। क्यों स्ट्रांग बॉन्ड होगा, क्योंकि इसमें लीनियर ओवरलैपिंग हुआ। लीनियर ओवरलैपिंग होने से क्या हो गया भाई, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा हुआ, ओवरलैपिंग का परसेंटेज ज़्यादा हुआ, इसलिए स्ट्रांग बॉन्ड हुआ। और ये पाई बॉन्ड क्यों वीक बॉन्ड हुआ, तो पाई बॉन्ड क्योंकि पैरेलल ओवरलैपिंग होता है, तो पैरेलल तो पूरा ओवरलैपिंग हो नहीं सकता है, थोड़ा ऑर्बिटल ये झुकेगा, ऐसा ओवरलैपिंग होगा। तो इसमें जो ओवरलैपिंग होगा, तो उतना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होने के कारण ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो भाई किसी भी मॉलिक्यूल में जो मिलता था डबल बॉन्ड, इसमें एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और एक बॉन्ड वीक होता क्यों है, तब कहेंगे इसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। इथीन में भी क्या था, दो बॉन्ड था, एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड वीक था, क्यों, तो इसमें क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। एसिटिलीन है, तो एसिटिलीन में देखा गया तो एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, दो बॉन्ड वीक होता है। तो हम लोग ठीक है क्या कहेंगे, जो एक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, और जो दो बॉन्ड वीक है तो हमारा क्या कैसा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो एसिटिलीन में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट आया। ये हम लोग पढ़े वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आता है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसी में एक न्यू कॉन्सेप्ट जोड़ेंगे, जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में।